हे गाइस, पिछले एपिसोड के दौरान मैंने सनफायर को सनराइज बोल दिया था, तो मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ। अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा एपोकलिप्स ट्विंस फिर से प्रेजेंट में आ चुके हैं और ना सिर्फ उन्होंने पीक स्टेशन को तबाह कर दिया है बल्कि अकाबा मेट्रोपोलिस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि एक टाइम पे एपोकलिप्स की पूजा करने वालों का घर हुआ करता था। और अब जब उनके पास यान ब्योन आ चुका है तब ये दोनों कैंग का सामना करने के लिए चल पड़ते हैं ताकि ये अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। लोगन एक सपना देख रहा है, मैं यहाँ पे गुम हो चुका हूँ सालों से, कोई स्मेल नहीं है, कोई आवाज नहीं है, ये जंगल शांत हो चुका है, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं है, केवल यादें और मौत है, ऐसी चीजें जो तुम दिन में नहीं झेल सकते। ये बातें तुम्हें डराती हैं, तुम्हें कमजोर करती हैं, तुम्हारी सोल को तोड़ देती हैं। लोगन अपने मरे हुए बेटे डेकन को देख रहा है। तब उसके पास आर्चेंजल और एन साबानूर आते हैं जो बोलते हैं कि फैमिली परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन उन्हें कई बार हमारी जरूरत पड़ जाती है, यही कि हम अच्छे बने और बने रहें, उनकी देखभाल करें जब उनको हमारी जरूरत है। लेकिन जो तुमने किया है ये बच्चों को हैंडल करने का अच्छा तरीका नहीं है। ये तो बस अपने फादर की अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा कि तुम उसके ऊपर उम्मीद छोड़ दोगे, और हमने भी नहीं सोचा था। क्या इन सब चीजों से निपटने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, या फिर तुम हर चीज को एक ही तरीके से सुलझाते हो? तभी लोगन जाग जाता है। वंडरमैन बोलता है, ओके आराम से, अब अपने क्लोज मत निकाल लेना। लोगन पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। वंडरमैन बोलता है कि उन दोनों बच्चों ने काबा शहर को तबाह कर दिया और तब स्कारलेट विच ने अपनी हैक्स पावर्स का यूज किया और तुम्हें मरने से बचा लिया। अब शील्ड ने उस शहर को घेर लिया है और उनको वहाँ पे हजारों लाशें मिली हैं। लोगन पूछता है, और ट्विंस कहाँ पे है? वंडरमैन बोलता है कि वो काफी टाइम पहले भाग चुके हैं और एलेक्स उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम कहाँ पे जा रहे हो? लोगन बोलता है कि मुझे कुछ लड़ाइयाँ लड़नी है, हालांकि तुम शांति में रहना चाहते हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद कुछ टाइम बाद मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊँ, लेकिन अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है, एक तूफान आने वाला है। अब लोगन हैंग मकोय से कॉन्टेक्ट करता है और पूछता है कि जेनेसिस और वारन तुम्हारे पास है। हेनरी बोलता है कि जेनेसिस यहीं पे है और वारन ट्रेनिंग कर रहा है। लोगन बोलता है कि इन दोनों को ट्रेनिंग रूम के अंदर डालकर रूम को सील कर दो और इस स्कूल को लॉकडाउन के अंदर डाल दो। रेचल को बोलो कि अपनी टेलीपैथी से आसपास की जगह की छानबीन करती रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इधर एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका को ढूंढने में लगे हुए हैं। एजेंट ब्रांड बोलती है कि जिस स्वॉर्ड एजेंट ने कैप्सूल को हैक किया था उसने अपने आप को गोली मार ली और उसने कैप्सूल को हैक करके उसे गायब कर दिया और कैप्टन के आईडी से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर पीक स्टेशन ब्राजील के ऊपर क्रैश हो जाता तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाने वाली थी। हैवॉक बोलता है, मुझे लगता है कि वो जानते थे कि हम इसको रोक लेंगे। वांडा बोलती है, या फिर वो हमको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। शील्ड एजेंट बोलते हैं, कुछ भी हो, अर्थ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जा चुका है और उन ट्विंस ने अपने सेवकों को मार दिया और मुझे लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जासूस भरे हुए हैं। अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें ये मैटर अपने हाथों में ले लेना चाहिए। जिसपे एवेंजर्स बोलते हैं कि भगवान ही जाने कि वो लोग हमसे कितना आगे हैं। हो सकता है कि अकाबा के जासूस हर जगह हो, और इन सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि अभी हमें उन 4 हॉर्समैन का पता नहीं चला है। इधर एक वीरान जगह पे यूरिल अपनी सेविकाओं से कह रहा है, तुम औरतों को कोई आइडिया नहीं है कि ये युग कितना शानदार है और जल्दी चीजें कितनी खराब होने वाली है। मैं यहाँ पे खुश रह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी शराब है, सनसेट का सीन है, साफ हवा है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गैंग नहीं है। और जब तक मेरी बहन यहाँ पे आती है हम आपस में जान पहचान बढ़ा सकते हैं। तभी इमिन वहाँ पे आती है और बोलती है कि अभी सेक्स करने का टाइम नहीं है, काम हो चुका है, मैं स्पेस गॉड की छाती से आखिरी सीड लेकर आ चुकी हूँ। यूरिल बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें थोड़ा और टाइम लगने वाला था। इमिन बोलती है, रेस्ट करने का टाइम बाद में मिलेगा। यूरिल बोलता है, तुम कभी मजाक नहीं करते, तो बताओ मुझे, क्या वो कॉस्मिक कुत्ते जानते थे कि तुम अर्थ से हो? यूरिल बोलती है कि वो जानते थे। मैंने अपना काम किया, आखिरी बॉडी को इकट्ठा कर लिया, वो आर्क के अंदर हमारा वेट कर रहे हैं। और क्या तुम्हें पक्का पता है कि यहाँ अकाबा नेबुला के अंदर हमें कोई नहीं ढूंढ सकता? यूरिल बोलता है कि मैंने पिम पार्टिकल्स का यूज करके इस सोलर सिस्टम को बहुत छोटा बना दिया है। अकाबा नेबुला अब एक बच्चे की गेंद से ज्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पे पैदा होने वाली एनर्जी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
इमीन बोलती है, फिर भी इतने सालों की मेहनत के बाद भी मुझे लगता है कि कैंग कोई तरीका ढूंढ लेगा। यूरिल बोलता है कि अभी के लिए हम उससे सुरक्षित हैं, लेकिन तुम्हें देखना होगा टैकियोन डैम अपनी पूरी ताकत पे है। इमीन बोलती है, तो कोई भी टाइम जंपर यहाँ पे नहीं आ सकता और ना ही इस युग से जा सकता है। यूरिल बोलता है कि कैंग के डर को इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इस काम के अंदर मैं कैंग से आगे निकल चुका हूँ। इमीन बोलती है कि जब उसके वर्ल्ड में तबाही मचेगी तब मैं उसका थोपड़ा देखना चाहूंगी। यूरिल बोलता है कि अब हमें कैंग को भूल जाना चाहिए, अब वो हमारे लिए खतरा नहीं है। हमें म्यूटेंट्स के फ्यूचर का ध्यान रखना चाहिए, अकाबा के फ्यूचर का ध्यान रखना चाहिए। नए डार्क राइडर्स ने क्लोन के बारे में पूछा था, सिंहासन पे उसके अधिकार के बारे में पूछा था। इमीन बोलती है कि उस फ्रॉड का सिंहासन पे कोई अधिकार नहीं है और जब टाइम आएगा तब हम उसको जगा देंगे, जब हम एक नए वर्ल्ड के अंदर होंगे। अब ये लोग शिप के अंदर जाते हैं और उन हाइबरनेशन चैम्बर्स को देखकर बातें कर रहे हैं जिनमें बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। तो गाइस बेसिकली जब ये लोग नए वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाएंगे तब इन सबको जगा दिया जाएगा। अब ये लोग अपनी मोम के पास पहुंचते हैं जहां पे 4 लाशों को लाया गया है। पेस्टिलेंस बोलती है कि मैंने इनको तैयार कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि इतने सारे उत्तराधिकारी बनाना और उनके इतने सारे नौकर बनाना, ये सब बातें सेलेस्टियल्स को पता चल जाएंगी। ये बहुत ही खतरनाक है। जिसपे इमीन बोलती है कि आपको हमारे ऊपर यकीन करना होगा। हमने अपनी पूरी लाइफ यान बियॉन का यूज करके इन सीड्स को इकट्ठा किया है। सेलेस्टियल गार्डनर्स लाइफ सीड का यूज नए वर्ल्ड्स के अंदर लाइफ पैदा करने के लिए करते थे और डेथ सीड का यूज नए एपोकलिप्स सर्वेंट्स बनाने में करते थे। इन छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जिसपे यूरिल बोलता है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे डार्क राइडर्स, इनको तैयार कर दो। तो गाइस वो डार्क राइडर्स डेथ सीड का यूज उन चारों ममीज के अंदर करते हैं और उनके अंदर जान फूंक देते हैं। इमीन बोलती है, इस धरती पे तुम्हारा स्वागत है। हालांकि तुम फिर से जीने लगे हो, लेकिन गलती मत करना, तुम मौत की सेवा करोगे। साउथ सुडान में उस बॉक्स के अंदर से रामाटूट का होलोग्राम निकलता है जो कैप्टन से बोलता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस दिन प्राइम टाइम लाइन्स अलग हो जाएंगी और उससे 7 नई लाइन्स बन जाएंगी और उन 7 में से हर एक टाइमलाइन एक प्राइम टाइमलाइन होगी। हालांकि ये सब एक रहस्यमय घटना की वजह से हो रहा है, लेकिन अब जब एपोकलिप्स ट्विंस आ चुके हैं तो वो सब बदल चुका है। जब मैं इस मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब एक टाइम स्ट्रॉम मेरी तरफ आ रहा है जो सब टाइमलाइंस को खत्म कर देगा। कैंग के तौर पे मैंने इन एपोकलिप्स ट्विंस को बहकाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मेरी चाल के बारे में समझ गए और ये लोग अपने ही तरीके से इन 7 टाइमलाइंस को खत्म करना चाहते हैं। रामाटूट के तौर पे मैं उन 7 टाइमलाइंस का लॉर्ड था और मैंने सोचा कि एक दिन एपोकलिप्स मेरी कमी पूरी कर देगा। वो ना सिर्फ इजिप्ट को जीत लेगा बल्कि पूरी अर्थ को जीत लेगा। तो मैंने उसे तबाही के रास्ते पे छोड़ दिया, लेकिन जब एपोकलिप्स को मुझसे छीन लिया गया तब उसके ट्विन सिंहासन पे आ गए। कैंग ने उनके रास्ते को चेंज करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। और अगर तुम इन दोनों को नहीं ढूंढोगे और उनको रोकने के लिए जो कुछ जरूरी है वो नहीं करोगे तब ये अर्थ और बाकी 7 टाइमलाइंस खत्म हो जाएंगी। तब रामाटूट एक चीज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये उन ट्विंस का टैक्यून फील्ड जनरेटर है। इसके कारण मैं इस युग के अंदर टाइम ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इसको डिस्ट्रॉय कर दो और मैं लड़ाई में एक बड़ी सेना लेकर आऊंगा। बहुत मुश्किल से मैंने ये पता लगाया है कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। इस डिवाइस को ले लो, ये तुम्हें उनके पास ले जाएगा, लेकिन मेरी वार्निंग ध्यान रखना, तुम्हारे युग के अंदर अंधकार छा चुका है। अभी इतिहास नहीं लिखा गया है, लेकिन एक बात जान लो कि अगर तुमने कोई गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही कैप्टन उस डिवाइस को लेने के लिए आगे बढ़ता है कुछ मिलिटेंट्स वहां पे आके उस डिवाइस को तोड़ देते हैं। कैप्टन सोचता है, हालांकि मैं कैंग के ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर यकीन करता हूँ। मुझे उस डिवाइस की जरूरत थी और उस डिवाइस के बिना मेरा दिन बहुत बुरा गुजरने वाला है। जब कैप्टन चर्च से बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने हाइड्रा सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे देखकर कितना सरप्राइज हो रहा है। तभी वंडरमैन कैप्टन को बचाने के लिए आता है और बोलता है, तुम्हें सरप्राइज पसंद है? सरप्राइज नंबर 1, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सब मिलिटेंट्स वंडरमैन के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। वंडरमैन बोलता है, देखा, अगर मैं शांत नहीं होता तो तुम लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी।
तब वंडरमैन उनकी बंदूक लेता है और उसे मोड़ देता है। ये देखकर सब मिलिटेंट्स वहां से भाग जाते हैं। अवेंजर्स मेंशन रोग लोगन से कह रही है कि हमें कुछ एक्समैन को बुलाना चाहिए। ये अवेंजर्स हमारे लोग नहीं है, मैं इनके ऊपर यकीन नहीं करती। लेकिन लोगन बोलता है कि तुम गलत हो, ये अच्छे लोग हैं। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। जिस तरीके से अवेंजर्स इस सिचुएशन से निपट रहे हैं वो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। एक बार मेरे जानकार मुझे एपोकलिप्स ट्विंस की लोकेशन बता देंगे, तब हम उनको ट्रैक करेंगे और उनको पकड़कर कुछ सवाल पूछेंगे। रॉक बोलती है कि तुम फिर से इसी तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि तुम किसी दूसरी जगह पे हो। मुझे लगता है कि तुम वारन के बारे में सोच रहे हो। तुम क्या छुपा रहे हो? लोगन बोलता है कि तुम्हें तो ट्रेनिंग पे जाना चाहिए था। जाओ जाओ, अच्छा रहेगा। और हर बात में नाक मत मारा करो। जाओ कुछ दोस्त बनाओ। इधर ट्रेनिंग रूम के अंदर वंडरमैन सनफायर से कह रहा है जब ग्रिम रीपर ने अटैक किया उससे पहले हैवॉक म्यूटेंट्स के बारे में बातें कर रहा था। म्यूटेंट्स ये, म्यूटेंट्स वो, और इसीलिए हम और म्यूटेंट्स एक टीम नहीं बना सकते। सनफायर तुम्हारे लिए हम हमेशा इंसान रहेंगे, हमेशा अलग रहेंगे। सनफायर बोलता है लेकिन तुम मुझे एक इंसान की तरह तो नहीं लग रहे। जिस पे रॉक बोलती है कि तुम सब बकवास कर रहे हो। इससे पहले एलेक्स ने पब्लिक में जाकर म्यूटेंट्स को छुपने के लिए कहा था। तो गाइस यहाँ पे लंबी चौड़ी बहस चलती है और इस बहस के अंदर रॉक वांडा से सवाल पूछने लगती है कि अगर हैवॉक तुम्हें अपनी पावर्स छुपाने के लिए कहता तो तुम क्या करती। तो गाइस ये लोग बेसिकली इस बात के ऊपर लंबी चौड़ी बहस करते हैं कि म्यूटेंट्स उन इंसानों से अलग कैसे हैं जिनके पास पावर्स हैं। वांडा बोलती है कि इन एपोकलिप्स ट्विंस ने हजारों लोगों को मार दिया क्योंकि वो लोग म्यूटेंट्स नहीं थे, क्योंकि लोग म्यूटेंट्स को म्यूटेंट्स ही बोलेंगे। रॉक बोलती है और तुम ये बात कर रही हो जिसने म्यूटेंट्स को खत्म करने की कोशिश की। शायद अंदर ही अंदर तुम्हें अपने ऊपर बेइज्जती महसूस हो रही है क्योंकि तुम एक म्यूटेंट हो। तुम्हें लगता है कि चीजें तब भी अच्छी होती जब इस दुनिया में कोई म्यूटेंट्स नहीं होते, सिर्फ तुम लोग होते जिनके पास पावर्स हैं। तभी कैप्टन और हैवॉक इन दोनों को बहस करने से रोकते हैं और सबको टीम मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तो लोगन पूछता है कि क्या दिक्कत है रोजर्स, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? कैप्टन बोलता है कि थोर ने हमें कुछ बताया। थोर को ट्विंस से कुछ जानकारी मिली और मैं वो जानकारी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है तुम मुझे सीधा सीधा बता दो, क्या तुमने वारंग वार्थिंगटन को मारा था? क्या तुमने छोटे एपोकलिप्स को मारा था? लोगन थोड़ा रुकता है और बोलता है हाँ, मैंने एक्स फोर्स की एक टीम बनाई थी और उन्होंने मारा था। मैंने वो किया जो हमें करना पड़ा, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन चिल्लाता है एक बच्चे को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें एक अवेंजर बनाया, इस टीम की इज्जत दांव पे लगा दी। तुमने मुझे प्रॉमिस की थी कि इस टाइप की चीजें आगे नहीं होंगी। तब रॉक बोलती है कि लोगन तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो तुम्हें उल्टा नहीं मार रहा, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब इसके हाथ लगा के दिखा। कैप्टन बोलता है मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और तुम मेरे दोस्त वे दोनों ट्विंस बदला ले रहे हैं जो खून तुमने किए हैं। जेनेट बोलती है हे भगवान, इस अर्थ के ऊपर अटैक हो रहा है और तुमने हमको ये जानकारी नहीं दी। थोर बोलता है प्लीज जेनेट, मैं पहले ही अपने ऊपर शर्मिंदा हूँ। इन मॉन्स्टर्स के पास मेरी इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि जिस कुल्हाड़ी का यूज करके उन्होंने सेलेस्टियल को मारा वो मेरी है और उसके ऊपर मंत्र फूका हुआ है जो किसी भी सेलेस्टियल आर्मर को तोड़ सकती है। मैंने आल फादर की बात नहीं मानी और मैंने सदियों पहले वो कुल्हाड़ी गुम कर दी। इसमें मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी वुल्वरीन की है। जेनेट बोलती है क्या बकवास कर रहे हो? लोगन ने एक बच्चे को मारने के लिए हत्यारों की टीम बनाई। हम अवेंजर्स हैं, हमें लोगन को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। अब मैं और नहीं झेल सकती, मैं लोगन के साथ नहीं रह सकती। वो एक हत्यारा है और उसे कभी एक अवेंजर नहीं बनना चाहिए था। थोर बोलता है कि मैं लोगन को इतने लंबे टाइम से जानता हूँ कि मुझे पक्का विश्वास है कि लोगन एक इज्जतदार आदमी है। अगर उसने ये सब किया है तो उसके पास कोई कारण रहा होगा। हम वॉरियर्स हैं और जब मासूम लोगों की जान पे बन आती है तो हमें अपने दुश्मन को मारना पड़ता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। जेनेट बोलती है लेकिन मैं लोगन को इग्नोर नहीं कर सकती। कैप्टन बोलता है थोर तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन जेनेट सही कह रही है। लोगन को एक अवेंजर बनाना हमारी गलती थी, लेकिन मैं इस गलती को और आगे नहीं चलाऊंगा। हम इन ट्विंस को नहीं मारने वाले, फिर चाहे उन्होंने कुछ किया हो। अवेंजर्स ऐसा नहीं करते, कभी नहीं। लोगन बोलता है स्टीव तुम मुझे जानते हो,
मैं एक हत्यारा हूँ और मैं यही काम सबसे अच्छे तरीके से करता हूँ। मेरे लिए हर चीज का यही सॉल्यूशन है। मैं जा रहा हूँ और जो कोई भी मेरे साथ ट्विंस को मारने के लिए आना चाहे आ सकता है। तो गाइस थोर लोगन के साथ चल पड़ता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी दांव पे लगी हुई है और सनफायर हैवॉक को भी साथ आने के लिए बोलता है। लेकिन हैवॉक बोलता है कि अपोकलिप्स ट्विंस ने हमको ये क्यों बताया और अभी क्यों बताया। वो इस तरीके से हमको डिवाइड करना चाहते हैं। हमें एक साथ रहना होगा, फिर चाहे हमारे पास कोई ऑप्शन ना ही बचे। रुक जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन लोगन बोलता है कि अवेंजर्स के असली लीडर्स ने पहले ही ये बात डिसाइड कर ली है और बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। हैवॉक बोलता है अगर ये सच है तो हम सबकी लग चुकी है। इधर ईमेन कह रही है मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने सालों की मेहनत रंग ला रही है। पेस्टिलेंस पूछती है फिर भी अगर तुम दोनों मर जाते हो तो सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जिसपे यूरिल बोलता है ओ मदर प्लीज, हमने फ्यूचर देखा है, हमने सातों प्राइम टाइमलाइंस देखी है और हमने अपने सर्वेंट्स सोच समझ के चुने हैं। सब कुछ परफेक्ट है। हमारे मकसद को पूरा होने के लिए इंसानों और म्यूटेंट्स की टीम को तोड़ना होगा। वो बहुत ताकतवर हैं और हमें उनको पूरी तरीके से बिखेर कर रख देना होगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये 4 हॉर्समैन ऑफ डेथ म्यूटेंट्स के लिए नए वर्ल्ड को बनाएंगे। और गाइस इन 4 हॉर्समैन के अंदर हैं ग्रिम रीपर, बैंशी, डेकन और सेंट्री।